Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. Today we will be looking at support and movement and the tissues that are involved in both of these functions. Those tissues are bone, cartilage and muscles. First of all, let's start off by looking at cartilage and bone. हम देखेंगे कि ये इनकी similarities क्या हैं और differences क्या हैं. तो first of all, both of them are rigid connective tissues. इनमें जो living cells हैं वो बीच में होती हैं. They're scattered in a collagen matrix. अब collagen जो है it makes the tissue very strong and hard. लेकिन जो bone है वो बिल्कुल ही rigid है, वो hard और थोड़ा सा brittle सा होता है compared to cartilage. कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी ब्रिटल होती हैं. बोन सेल्स यानी कि जो लिविंग सेल्स की हमने बात की हैं वो बोन में ऑस्टियोसाइट्स हैं और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स. जो जहाँ बोन होगा वहाँ पे आपको ऑस्टियो नज़र आएगी, जहाँ पे कार्टिलेज होगी कभी तो वो कॉन्ड्रोस के आगे लगेगा. बोन मेक्स अप द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. जिस तरीके से स्कैफोल्डिंग होती है एक बिल्डिंग की, उसका एक फ्रेमवर्क होता है, उसी तरीके से जो बॉडी का फ्रेमवर्क है जो उसको अपराइट काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर देता है, दैट इज़ बोन. और जो कार्टिलेज है वो जॉइंट्स को कुशन करता है. अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जॉइंट पे है, यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे एक और बोन लगेगा. ये लेट्स से कि ये आपका एल्बो जॉइंट है, ठीक है. यहाँ पे कार्टिलेज होती है ताकि अगर इसको लगे या जो भी इम्पैक्ट पड़े वो कार्टिलेज उसका शॉक जो है अब्जॉर्ब करे, वो जाकर बोन को डैमेज ना कर पाए. तो अगर उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ लगे, लाइक अक्सर एल्बो लग जाती है, तो वो ये बोन फ्रैक्चर नहीं होगा, वो कार्टिलेज जो है शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है. कार्टिलेज का कुछ टिश्यूज़ में भी सपोर्टिव फंक्शन करता है. उसके अलावा बोन में ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स जो है ये बोन मैरो के अंदर जाती हैं जहाँ पे खून बनता है. तो ब्लड बनता है बोन मैरो में एंड देन द वेसल्स विल कैरी इट अवे. ये देखिए, दिस इज़ द बोन मैरो एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स. ऑल्सो इन दोनों की कॉम्पोजिशन में एक डिफरेंस आती है कि बोन्स में मिनरल्स होती हैं सच इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फरस और कार्टिलेज में शुगर होती है. अब लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ बोन. तो ये एक बोन का पार्ट है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है. तो हमें नज़र आ रहा है कि अंदर से ये कैसा है. एज़ यू कैन सी जो बाहर की तरफ है ये एक लेयर, दिस लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द इनसाइड बोन. और ये जो बाहर है दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. एज़ यू कैन सी इसमें कोई स्पेसेस वगैरह नहीं है, तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है. लेकिन जो अंदर है द स्पंजी बोन उसमें स्पेसेस वगैरह होती हैं. अब इन स्पेसेस में जो है ब्लड बनता है और इसी के अंदर बोन मैरो होती है. इट ऑल्सो कंटेन्स द ब्लड वेसल्स. जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो हार्ड और डेंस होता है जैसे मैंने कहा, तो इस पे मसल्स की अटैचमेंट्स लगती हैं. तो बोन सेल्स 3 तरह की होती हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी फंक्शन. तो ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट्स आर बोन डिज़ोल्विंग सेल्स, यानी कि ये बोन बनाती हैं और ये बोन को ब्रेक डाउन करती हैं. और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं दे आर द एक्चुअल मैच्योर बोन सेल्स. मसल्स, दिस इज़ कंट्रैक्टाइल टिश्यू, यानी कि ये कंट्रैक्ट हो जाता है और एक्सटेंड हो जाता है और ये डिराइव होता है फ्रॉम द मीजोडर्म. और हमने पढ़ा था एक लेक्चर में हमने जर्म सेल लेयर्स देखी थी. एक्टोडर्म था, मीजोडर्म था और एंडोडर्म था. तो ये मीजोडर्म से डिराइव होता है. इसकी क्लासिफिकेशन 3 तरह की मसल्स होती हैं बेसिकली, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. होता यह है मसल्स में कि जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है और इसी से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. तो ये जो कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकती है ऑर्गन्स में, जो कि यूजुअली स्मूथ मसल होता है ब्लड वेसल्स में, और या फिर लोकोमोशन करवा सकते हैं पूरी बॉडी की, यानी कि जैसे हम जब वॉक करते हैं तो दैट्स बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मसल्स. तो वो स्केलेटल मसल्स होते हैं. मसल कंट्रैक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि उसकी जो कंट्रोल है वो इनवॉलेंट्री हो सकती है यानी कि ऑटोमेटिक, या फिर वॉलेंट्री. जो इनवॉलेंट्री है इट्स लाइक द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. अब जाहिर है हम सोच के तो नहीं हमारा हार्ट बीट करता,
वो ऑटोमेटिकली करता है। और ब्लड वेसल्स की भी जो कंस्ट्रिक्शन है और डायलेशन है एज वेल एज द पेरिस्टालसिस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी हम सोच के नहीं करते। लेकिन जो वॉलेंट्री है वो होते हैं जो हम खुद इंटेंशनली करते हैं कॉन्शियसली। लाइक इफ़ आई वांट टू लुक टू माय राइट और लेफ्ट, इफ़ आई वांट टू लुक फॉर समथिंग, तो आई मूवमेंट्स और लिम मूवमेंट्स, यानी कि अगर मैं वॉक करना चाहती हूँ या उठना चाहती हूँ तो दैट वुड बी अ कॉन्शियस एफर्ट। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, तो जो 3 हमने मसल्स अभी देखी हैं हम उन्हीं की कंपैरिजन देखेंगे। तो स्केलेटल मसल में होता है कि स्ट्राइएशंस होती हैं, स्ट्राइएशंस में भी देखेंगे कि डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं, और कार्डियक में भी ये स्ट्राइएशंस होती हैं, बट स्मूथ मसल्स आर नॉट स्ट्राइएटेड। उसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। उसमें होता ये है जैसे जो मसल सेल्स हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे हैव फ्यूज्ड लोड्स ऑफ दैम। लेकिन जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनका सिंगल न्यूक्लियस है, तो इट्स लाइक एक सेल होता है। और स्मूथ में भी सिंगल न्यूक्लियस होती है। जो स्केलेटल सेल की शेप है वो लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और अनब्रांच्ड। कार्डियक सेल्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, और स्मूथ मसल सेल्स लॉन्ग, अनब्रांच और टेपर होती हैं एंड्स पे, यानी कि जैसे आँख की शेप होती है काइंड ऑफ उस तरीके से, लेकिन थोड़ी सी पतली। जो लोकेशन है स्केलेटल मसल्स की वो हमें पता है वो स्केलेटन के साथ अटैच होती है और नाम में ही ज़ाहिर है। कार्डियक हार्ट में होती है, और जो स्मूथ मसल है वो ऑर्गन्स के अंदर होती है, जैसे जीआईटी में। कंट्रोल जो है स्केलेटल मसल की इट्स न्यूरोजेनिक, कार्डियक की इज मायोजेनिक, और स्मूथ मसल इज ऑल्सो न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक मीन्स के दी contraction is initiated by the muscle itself, लेकिन न्यूरोजेनिक में इट्स इनिशिएटेड बाय अ नर्व इम्पल्स, उसको एक नर्व स्टिमुलेट करता है और तभी वो कंट्रैक्ट होता है। लेकिन कार्डियक में हमने हार्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ऐसे नोड है वो खुद ही एक पेस मेकर है और वो खुद ही कंट्रैक्शन करवाता है। तो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल मायोफिब्रिल्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है, वह स्मूथ मसल नहीं ऑर्गेनाइज होता है इनटू मायोफिब्रिल्स। स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं दे मेक अप मोस्ट ऑफ द मसल इन द बॉडी। तो ये एक बोन है और ये एक स्केलेटल मसल उससे अटैच्ड है एंड इट्स अटैच्ड बाय अ टेंडन। ये यूज़ होते हैं मूवमेंट में, लाइक आर्म की मूवमेंट, लेग की मूवमेंट, कोई भी हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए, और टेंडन के थ्रू अटैच होते हैं बोन के साथ। इट कॉजेज मूवमेंट एट जॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे कोई जॉइंट है वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मूवमेंट हो सकती है। स्केलेटल मसल्स आर फटीगेबल, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो टायर हो जाते हैं और इसको हम फटीगेबिलिटी कहते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल फाइबर्स होती हैं, ये देखें, ये जैसे एक काइंड ऑफ रोप की तरह होती हैं। दिस इज़ अ सिंगल मसल फाइबर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे और स्ट्राइएशंस भी हैं, ये देखो लाइट और डार्क बैंड्स, ये आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, जो स्केलेटल मसल की फंक्शन है वो डिक्टेट होता है बाय द ब्रेन, यानी कि ब्रेन सिग्नल्स भेजता है अपॉन विच द मसल कंट्रैक्ट्स। कंट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन पेयर्स, 2 मसल्स काम करती हैं टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट। तो देयर आर 2 मूवमेंट्स, कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। और जब हम कहते हैं कि ये पेयर्स में काम करते हैं तो एक मसल जो है एक एक्शन करवाएगा, फॉर एग्जांपल अगर इसको यूँ ऐसे बेंड करना तो ये कंट्रैक्ट होगा, और जो इस साइड पे मसल है दैट विल हैव टू एक्सटेंड, तो इसी तरीके से वो मूवमेंट आती है। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल, तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन उनका एक्शन। तो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर, ये दोनों एंटागनिस्ट हैं, यानी कि ये ऑपोजिट फंक्शंस करते हैं। तो अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं आर्म को तो द एक्सटेंसर मसल वुड कंट्रैक्ट, ठीक है, ये कंट्रैक्ट होगा तो ये बाजू ऐसे खुल जाएगी, और क्या होगा कि ये जो एंगल है इस जॉइंट पे, ये एंगल ये बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फ्लेक्शन हो रही है तो बाजू ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर एक फ्लेक्सर मसल है वो कंट्रैक्ट होगा, तो इधर जो एंगल है वो छोटी हो जाएगी, तो फ्लेक्सर मसल्स डिक्रीज द एंगल एट अ जॉइंट। अब जब मैंने बात की थी कि मसल्स वर्क इन पेयर्स टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस फ्लेक्शन, यहाँ पे एक फ्लेक्सर मसल होगी और यहाँ पे एक एक्सटेंसर मसल है।
जब फ्लेक्शन हो रही है तो फ्लेक्सर मसल इज़ द वन दैट्स कंट्रैक्टिंग, और जो एक्सटेंसर मसल है वो एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि रिलैक्स कह दो हो रहा है। तो इसी तरीके से टू मसल्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट। एबडक्टर और एडक्टर सिमिलर कॉन्सेप्ट है। एबडक्शन, लेकिन इस दफ़ा वी आर टेकिंग द मिड लाइन, तो ये मिड लाइन है बॉडी की, और एज यू कैन सी एबडक्शन बाहर की तरफ लेके जा रहा है, बाजू ऊपर ऐसे, और जो एडक्शन है वो अंदर की तरफ लेके जा रहा है टुवर्ड्स द मिड लाइन। फिर आ जाता है रोटेटर। अब यहाँ पे आपको पता है जो शोल्डर जॉइंट है, यू कैन स्विवल योर आर्म ऑल द वे राउंड, आप एक काइंड ऑफ व्हील बना सकते हो आर्म से ऐसे करके। तो ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे मसल रोटेटर होता है इधर, तो ये जो रोटेटर मसल है इट रोटेट्स अ बोन अराउंड इट्स एक्सिस। स्फिंक्टर जो है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो देखें तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा स्फिंक्टर्स देखी थी। वो एक ओपनिंग को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, उसको बंद करती हैं ताकि चीज़ें वापस ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ ना जाएं। मसल सेल्स, तो मसल सेल्स हमने अभी देखा था, दे आर लॉन्ग एंड फाइब्रस। नॉर्मली एक सेल होती है, अगर हम मसल सेल का टर्म यूज़ करें फॉर स्केलेटल मसल्स, वो टेक्निकली गलत है क्योंकि स्केलेटल मसल्स आर काइंड ऑफ लाइक अ फ्यूजन ऑफ मल्टीपल सेल्स, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। तो इंस्टेड हम यूज़ करते हैं सिंसिशियम। दिस रिफर्स टू अ मसल फाइबर। ये जो फाइबर है ये एक सिंगल फाइबर, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसलिए हम इसको सिंसिशियम कहते हैं, और इट्स अ फ्यूजन ऑफ मसल सेल्स। ये देखें, ये इधर टी ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाता है ऐसे कि एक ट्यूब बन जाता है। अब इसी ट्यूब के अलोंग बहुत ज़्यादा चैनल्स होती हैं, प्रोटीन चैनल्स, वो खुलती हैं, और इसी तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल, जो स्टिमुलेशन है, वो फिर पूरे मसल में फैल जाता है ताकि सब मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट हो जाएं। तो दैट्स अ टी ट्यूब्यूल। सार्कोलेमा इज़ द सेल मेम्ब्रेन जो मैं अभी बात करी थी, एंड ऑब्वियसली द टी ट्यूब्यूल इज़ एक्चुअली जस्ट एन इनफोल्डिंग ऑफ दैट। फिर आ जाता है सार्कोप्लाज्म, दैट्स जस्ट अ मसल सेल साइटोप्लाज्म। Sarcoplasmic reticulum is the same as an endoplasmic reticulum but in a muscle cell. और sarcosomes are mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है मसल सेल्स में। अब जो ये फाइबर्स और ये सब स्ट्रक्चर्स हैं इनकी कवरिंग्स होती हैं, तो ये है कि जो बेसिक एक सॉर्ट ऑफ मसल फाइबर है उसका एक अलग कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। फिर बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स एक पूरे बंडल बनाती हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ मायोफिब्रिल। तो इस मायोफिब्रिल को लाइन करती है पेरीमीजियम। जब सेवरल मायोफिब्रिल्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उनको लाइन करती है एक एपीमीजियम जो कि पूरे मसल को फिर लाइन कर रही है। तो दीज आर डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग्स। आप इसको ऐसे देखें कि एक बेसिक जो यूनिट है वो है मसल फाइबर, उसको एंडोमीजियम, फिर बहुत ज़्यादा मसल फाइबर से मायोफिब्रिल बनती है जिसको पेरीमीजियम लाइन करती है, और फिर बहुत ज़्यादा मायोफिब्रिल्स जब आपस में एक मसल बनाती हैं तो उस पूरे मसल को एपीमीजियम लाइन करती है। अच्छा, अब जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लगे हुए हैं प्रोटीन पंप्स। अब ये जो पंप्स हैं ये पंप करते हैं कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल है पूरा इट्स अबंडेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए होता है फॉर कंट्रैक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन्स। हम अभी भी मोस्टली स्केलेटल मसल की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं, रेगुलेटरी एंड अटैचमेंट। जो कॉन्ट्रैक्टाइल हैं दीज आर द मेन सॉर्ट ऑफ फिलामेंट्स, जो मायोफिलामेंट्स इनको कहते हैं, जो जिनकी वजह से कंट्रैक्शन होती है पूरी मसल की। तो दे आर एक्टिन एंड मायोसिन, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं और उसी तरीके से कंट्रैक्शन होती है। जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो है ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। ये कंट्रोल करते हैं मायोफिलामेंट्स, यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप और कंट्रैक्ट होती हैं ये उनकी कंट्रैक्शन और इंटरैक्शन को बेसिकली कंट्रोल करती हैं।
फिर जो इन दोनों की अटैचमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, दे आर टिटिन, नेबुलिन, अल्फा एक्टिनिन एंड डिस्ट्रोफिन। तो ये वही बात है कि ये मायोसिन फिलामेंट है, ये जो थिक है, जो ज़्यादा डार्क है, और जो थिन फिलामेंट है दैट्स एन एक्टिन फिलामेंट। तो ये ओवरलैप होती हैं और इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, तो ये पूरा जो मसल का लेंथ है फिर वो छोटा हो जाएगा। और जब ये रिलैक्स्ड होता है तो ये इनकी जो ओवरलैप है ये कम हो जाती है। तो बेसिकली ड्यूरिंग कंट्रैक्शन H जोन रिड्यूस हो जाती है, जो जिसमें सिर्फ मायोसिन होता है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा है, और जो सार्कोमेयर की लेंथ होती है वो भी छोटी हो जाती है। अब ए बैंड वो पार्ट है जो पूरा मायोसिन का फिलामेंट है, इट जस्ट मीन्स कि जो मायोसिन की लेंथ है। और आई बैंड वो वाला पार्ट है जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है और सिर्फ एक्टिन है, whereas H zone was where there's only myosin। तो आई बैंड और H zone ये दोनों छोटे हो जाते हैं ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। और फिर आ जाती है एम लाइन। एम लाइन इज़ जस्ट दी मिडल, जो बिल्कुल मिडल है ये इन मायोसिन फिलामेंट्स की। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर हम अभी देखें, इनके ऊपर सर लगे हुए हैं जिनके ज़रिए ये अटैच होते हैं टू द एक्टिन फिलामेंट्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंट्रैक्शन होती है, मूवमेंट होती है फिलामेंट्स की ओवर ईच अदर। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। तो ये जो एम लाइन है इसी के मुताबिक जो इनके हेड्स हैं वो फेस्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हेड्स लगे हुए हैं तो दे फेस अवे, तो ये इस डायरेक्शन में फेस करेंगे। और इस साइड पे भी जो हेड्स हैं दे आर अगेन फेसिंग अवे फ्रॉम द एम लाइन, तो वो उस तरफ फेस होंगी। इसी तरीके से हम अभी देखेंगे कि जब ये इसके साथ कनेक्ट होता है, और फ़र्ज़ करो यहाँ पे एम लाइन है एंड दीज आर फेसिंग अवे, जब ये इसके साथ टच होगा तो ये उसको ऐसे पुल करेगा यूँ इस तरफ। इस तरीके से ये एक्टिन फिलामेंट्स एम लाइन के करीब आ जाते हैं, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है। थिन फिलामेंट्स, अब जो थिन फिलामेंट्स हैं दे बेसिकली जस्ट द एक्टिन फिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, जो कि एक हीलिकल स्ट्रक्चर है, और दिस इज़ मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड जी एक्टिन। अब एफ एक्टिन के ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड, और जो हमने इधर देखा था कि 2 एक्टिन फिलामेंट्स आर जॉइंड टुगेदर एट द जेड लाइन और द जेड डिस्क। उसके अलावा देयर इज़ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। अब जो ट्रोपोमायोसिन है वो इसके ये हीलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो बीड्स है इधर, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक लंबी सी तार है जो बेसिकली इसी के एफ एक्टिन के ग्रूव्स में ही चलती है, वो वाइंड होती है उसके ऊपर। और फिर आ जाता है ट्रोपोनिन। अब इसकी 3 सब यूनिट्स हैं, TNA जो कि एक्टिन के साथ अटैच होती है, TNT जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, और TNC जो कि कैल्शियम आयंस के साथ इंटरेक्ट करती है। ये देखें ये ट्रोपोनिन। मसल कंट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो जैसे मैंने कहा कि द हेड्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द एम लाइन। अगर हम देखें तो दिस साइड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, उसके हेड्स आर फेसिंग द ऑपोजिट वे टू दिस साइड। इसी तरीके से ये इनके साथ अटैच होकर यूँ ऐसे पुल करते हैं और ये इनके साथ ऐसे पुल करते हैं, और ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है और शॉर्टनिंग होती है मसल की। एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। तो अब हमने देखा है, ज़ाहिर है ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है टू पुल दीज एक्टिन फिलामेंट्स इन एंड ओवरलैप देम विद द मायोसिन, इसके लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। तो ATP इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसकी 3 सोर्सेज हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं स्केलेटल मसल में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जब ATP का डिमांड, यानी कि जब फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ATP का डिमांड हो जाता है। जब इतना हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया फुली काम कर रहे हैं लेकिन इट्स स्टिल नॉट कीपिंग अप विद द डिमांड, फिर द सेल्स स्टार्ट टू यूज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू जनरेट ATP। तीसरा वे है क्रिएटिन फॉस्फेट। नाउ दिस इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी।
इसमें हम स्टोर करते हैं एक फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट जाकर एडीपी के साथ लगेगा और फिर एटीपी इसी तरीके से जनरेट हो जाता है। और जब हम रेस्ट करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, तो एटीपी का डिमांड अब डिक्रीज हो गया है। तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट था, यानी कि अब सिर्फ क्रिएटिन इज़ काइंड ऑफ फ्लोटिंग अबाउट इन द मसल सेल्स। तो इसके साथ अब दोबारा हम फॉस्फेट लगा सकते हैं बाय यूजिंग एटीपी जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन द मसल इज़ रेस्टिंग। तो अगर देर इज़ नॉट इनफ एनर्जी टू रीजनरेट क्रिएटिन फॉस्फेट, यानी कि अगर कुछ क्रिएटिन बच जाए, तो वो फिर हम एक्सक्रीट कर लेते हैं इन द यूरिन एज क्रिएटिनिन। जॉइंट्स फॉर्म बिटवीन बोन्स। जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्केलेटन में बोन्स तो बहुत हैं, लेकिन उनके बीच में अगर कोई जॉइंट ना हो तो फिर वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता। तो जॉइंट्स उसको टुगेदर भी रखते हैं पूरे स्केलेटन को, और साथ मोबिलिटी भी अलाउ करते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट्स दैट दे परमिट। इमूवेबल जॉइंट्स ये होते हैं कि जैसे सुचर्स होते हैं हमारे स्कल में, उनका कोई मूवमेंट नहीं होती है एट द जॉइंट, वो बोन्स बस फिक्स्ड हैं। फिर होता है स्लाइटली मूवेबल, यानी कि थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है बट ज़्यादा नहीं। फिर फ्रीली मूवेबल, अब ये वो जॉइंट्स हैं जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इस तरीके से। तो इनकी डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसमें आ जाता है बॉल एंड सॉकेट, जैसे शोल्डर जॉइंट का, जो एक राउंड हेड है ह्यूमरस का, इट सिट्स इनसाइड द कप शेप ऑफ द स्कैपुला। तो वो जब उसके अंदर फिट होता है तो वो फिर पूरी बाजू रोटेट भी हो सकती है अराउंड दिस जॉइंट। हिंज में ये होता है हिंज जॉइंट में कि जैसे दरवाजे का हिंज होता है, यानी कि वो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव हो सकता है। सो एन एग्जाम्पल वुड बी नी एंड एल्बो जॉइंट। पिवट जॉइंट होता है कि जब एक रिंग फॉर्म होती है एक बोन से, और दूसरा बोन जो है उसी रिंग के इर्द गिर्द रोटेट होता है। तो नेक में ये होता है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्राe। अब साइनोवियल जॉइंट, इसका मतलब ये है कि जब एक जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होती है। अब ये इसलिए होती है ताकि लुब्रिकेशन हो जॉइंट की और फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन कम होगी तो बोन नहीं डैमेज होगा और इन्फ्लेमेशन वगैरह, दर्द नहीं होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अब ये पूरा लाइंड है बाहर से एक फाइब्रस कैप्सूल से और अंदर से एक साइनोवियल मेम्ब्रेन से, और फिर उसके अंदर फ्लूइड होती है। कभी कभार ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इसकी एक्सटेंशंस होती हैं and they act as ligaments between the bones. Gout, अब जब इसी स्पेस में आ जाती हैं बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड, अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड एलिवेटेड हो किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो जॉइंट्स के दरमियान यानी कि बोन्स के दरमियान स्टोर होने लग जाती है। और प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड इनटू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ये जो नीडल लाइक क्रिस्टल्स होती हैं, इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे इधर आपको नज़र आ रहा है। आर्थराइटिस इज़ बेसिकली द पेनफुल swelling or stiffening of one or more joints in the body. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be prokaryotes.